अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स का कहना है कि भारत बहुत जल्द अपने अच्छे बच्चों की तरह माफ़ी मांगकर अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने और तिजारत बहाल करने की तरफ आ जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल क्या होगी इसका जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ भारत और रूस जैसे अहम शराकतदारों को खोने का जो ट्रंप का बयान है वो किसके मुताल्लिक है। क्या ट्रंप अब ये समझते हैं कि भारत के बाद रशिया के जाने का मकसद ये है कि चाइना की एक सुपरमेसी होगी और उस सुपरमेसी के हवाले से अमेरिका में तशवीश पाई जाती है। सूरत हाल क्या होगी बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब से और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में होने वाले सैलाब से नुकसानात पे और हुकूमत किस तरीके से रिहेबिलिटेट कर सकती है, ख़ास तौर पर ज़रई मारीन की मदद से। मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। और जब दिफा की हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ यौम दिफा था और आज हम फ़िज़ाइया का दिन मना रहे हैं और कल जो है वो बहरिया का दिन होगा, क्योंकि हमारे तीनों ही अफवाज ने 1965 की जंग में भारत को चने चौवाए थे, नाको चने चौवाए थे और उसकी झलक आपने कुछ दिन पहले मार्का हक में भी देखी। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स का एक बयान है, भारत के मुतालिक जब बयान हो मामलात तिजारत के होते हैं, मईशत के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, क्योंकि भारत जो है वो किसी सूरत बाज नहीं आता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो हम भी ये देखते रहते हैं कि भारत माशी मैदान में कहाँ कहाँ मार खा रहा है, कहाँ कहाँ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द अमेरिका से माफ़ी मांग कर डील करेगा। ये अमरीकी सेक्रेटरी जो है वो कॉमर्स का कहना है और इससे पहले भी हमने देखा कि सख्त बयान आए और उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर मज़ीद टैरिफ भी लगा सकते हैं। और मज़ीद टैरिफ का मतलब सब जानते हैं कि अभी इस टैरिफ के बाद ही भारत का माशी सर्वाइवल मुश्किल है, तो मज़ीद टैरिफ के बाद क्या होगा। इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि भारत की जो गीदड़ भपकियाँ हैं ख़ासतौर पर अमेरिका के मुतालिक, वो किस हद तक जो है वो स्टैंड कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका का भी यही असेसमेंट है, यही उन्होंने गेज किया है कि भारत का जब तबका जो ताजिर तबका है, जो कारोबारी तबका है, जो इन्वेस्टर है, वो जब हुकूमत के ऊपर दबाव देगा तो फिर वो घुटने टेकेगी। तो आप क्या समझते हैं सर, कहाँ तक भारत जो है वो सस्टेन कर पाएगा अमेरिका के साथ लड़ने के मामले को, जो हम देखते हैं कि ट्रेड वॉर की सूरत में। बहुत शुक्रिया। देखें, इसके कई पहलू हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि जो भारत की गीदड़ भपकियाँ हैं अमेरिका की जानिब, उसका बुनियादी जो टारगेट ऑडियंस है वो उनकी दाखिली सियासत है और पाकिस्तान के सामने जो उनकी इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके बाद से उन्होंने झूठ का बयानिया भी बनाया और अमेरिका को भी नाराज़ किया दो एतबार से। एक तो बयानी और सिफारती सतह पे कि उन्होंने सदर ट्रंप की जो मुसालियत की कोशिश को रद्द किया और जंगबंदी में उनका जो किरदार था उससे सरफ नज़र किया। दूसरी बात ये कि उन्होंने अमेरिका को भी इस लिहाज से बहुत डिसअपॉइंट किया कि पाकिस्तान की अफवाज ने जिस अंदाज में भारत की फौजी कुव्वत का घमंड पाश किया है, उसने अमेरिका को भी ये सोचने पे मजबूर किया है कि अगर भारत जो कि एक आलमी ताकत बनना चाहता है और अमेरिका उसको चीन के खिलाफ एक आलमी ताकत के तौर पे, काउंटरवेट के तौर पे खड़ा कर रहे थे, कील कांटे असलहे से लैस कर रहे थे, वो चंद घंटों की पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की ताब नहीं ला सकते, तो कल को वो चीन के सामने क्यों कर खड़े हो सकते हैं। तो अमेरिका में ये मैं समझता हूँ इदराक बहुत तेजी से पिछले चंद माह में डेवलप हुआ है कि भारत चीन को कंटेन करने का ना इरादा रखता है, ना ख्वाहिश रखता है और ना सलाहियत रखता है। इसलिए हमने सारी इन्वेस्टमेंट भारत पे जाया कर दी है। अच्छा, इसके बाद यूक्रेन वॉर के हवाले से आपने देखा कि पिछले साल $52 अरब का तेल रूस से भारत ने हासिल किया। ऐसे टाइम पे जबकि अमेरिका रूस पे माशी दबाव और पाबंदियों के जरिए से उसको मजबूर करना चाह रहा था कि वो जंग बंदी पर कायल हो जाए, और ऐसे टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पे सस्ता तेल जो रूस से भारत ने खरीदा, इसको अमेरिका समझता है कि ये तो रूस की माशी इमदाद के मुतरादिफ है जो कि हमारा हरीफ है। तो इस चीज ने भी उनको बहुत ज्यादा यानी कि गम गुस्से में मुब्तला किया है। और तीसरी बात कि खुद भारतीय जो तिजारती मंडी है वो अमेरिकी इन्वेस्टर और ताजिर के लिए इक्वल और फ्री मार्केट एक्सेस उसको नहीं है, जबकि अमेरिका तकरीबन $87 बिलियन की आमदनी है भारत की उनको एक्सपोर्ट्स के नतीजे में। तो अमेरिका कायल हो गया है, आखिरी बात मेरी ये, कि भारत एक तरह से बेवकूफ बनाने की अमेरिका को कोशिश कर रहा है, माशी एतबार से भी,
तस्वीराती एतबार से भी, और फिर वो अपने एटमी प्रोग्राम और दिफाई जरूरियात भी रूस से ले रहा है, वो अमेरिका से कोई बड़ी चीज नहीं ले रहा अभी तक। तो इस वजह से अमेरिका जो है ना, अब समझता है कि भारत ने उसको बेवकूफ बनाने की, इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान को हमने गैर जरूरी उस पर दबाव डाला था, पिछली हुकूमतों ने उसको इग्नोर किया था। वो एक जिम्मेदार, केपेबल और बहुत अहम पुरअमन रियासत है, जिसके साथ ताल्लुकात को देरीना अंदाज में आगे बढ़ाना खुद अमेरिका के मफाद में है। तो ये बुनियादी तौर पे अमेरिका की जनूबी एशिया की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, और उसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान की अफवाज और उनकी मई में एक तारीखी कामयाबी का है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भारत को उस निकम्मे बच्चे की तरह पिछली सीट पे बिठा दिया गया है अमेरिका की क्लास में, कि जिससे टीचर को भी कोई उम्मीद नहीं होती कि ये किसी काम का है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत की असलियत मैं समझता हूं उसकी अफवाज और उसकी सियासी क़यादत के जो नारे हैं और जो धमकियां हैं और जो ऐलानात हैं, उसकी असलियत ना सिर्फ उनकी आवाम के सामने वाज़ेह हो गई है, बल्कि आलमी बरादरी के सामने भी उसका यानी कि आप असलियत सामने आ गई है, जिसकी वजह से अब मोदी सरकार को ना तो उनकी आवाम और अपोजिशन ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, और ना आलमी बरादरी उस पर एतमाद रखती है। इसलिए आप देखें, चाहे वो मगरिब हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, चीन हो, हर जगह से अब उसको एक तरह से उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है, और उसका जो स्टेटस था वो सारा वेस्ट हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद भारत के जो चोटी के सिफारतकार हैं और तस्वीराती एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने पाकिस्तान पे जारियत करके हमने जितना उसका आलमी स्टेटस बनाया था वो सब जाया कर दिया। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, इसको अगर थोड़ा सा डीप इसका एनालिसिस करें तो हमने देखा कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया, बल्कि सोशल ट्रुथ के ऊपर पोस्ट किया, फिर जो ट्वीट के ऊपर भी आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत और रशिया जैसे अहम जो ताल्लुकात वाले दोस्त थे, शराकतदार थे, उन्हें हमने खो दिया, तारीख राहों में वो चले गए। उसको मैं आपको अगर वो बताऊं सर, हमने आज तक जितना भी अमेरिका का मूवीज़ से लेके जितनी भी उनकी पूरी प्लानिंग देखी, तो उन्होंने दुश्मन की हैसियत से हमें रशिया को ही दिखाया। जदीद दुनिया की बात करें, पहले ज़ाहिर है कि जापान के साथ भी था एक मामला, मतलब उनकी मूवीज़ से लेकर उनकी किताबों तक, किताबों से लेके जो उनका एक गुफ्तगू, जिस तरह से हम भारत को हमेशा से जो है वो ये समझते हैं कि भारत के साथ हमारा कंपटीशन है, भारत हमारा दुश्मन है, इससे हमें ख़तरा है, उसके बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो हम ख़ास सिक्योरिटी के मामला रखते हैं, हमारा पूरा डॉक्ट्रिन भारत से मुतालिक है। तो हमने देखा था कि रशिया से मुतालिक तमाम चीज़ें अमेरिका की हुआ करती थी। अब अमेरिका का ये कहना कि हमने भारत और रशिया को खो दिया चाइना के हाथों, तो क्या अमेरिका चाइना को अब जो है वो फ्यूचर के अंदर एक सुपर पावर की ऐसे ट्रीट कर रहा है रशिया और किसी और मुल्क के मुकाबले में? जी ऐसे ही है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बल्कि ये जो तशवीश अमेरिका में पाई जाती है चीन के राइज के हवाले से, और उसको एक आलमी ताकत की हैसियत से अमरीकी मफादात और नज़रियात के लिए वो अपना एक फ्यूचर चैलेंज समझते हैं, ये एक बाई पार्टिजान तशवीश है। यानी कि चाहे वो रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, दोनों इस तशवीश को शेयर करते हैं, लेकिन इस तशवीश के सद्देबाब के हवाले से उनका लाहे अमल, पॉलिसी और हिकमत अमली में फ़र्क है। मैं याद कराना चाहूँगा कि जो पिछले सदर बाइडन थे, उनकी दौर में भी जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की दस्तावेज सामने आई थी, उसमें चीन ही को उन्होंने अगले चंद सालों के दौरान एक आलमी चैलेंजर के तौर पे आइडेंटिफाई किया था। रूस को एक थ्रेट उन्होंने कहा था, लेकिन एक चैलेंजर के तौर पे नहीं समझते थे वो रूस को, और भारत को एक पार्टनर कहा था, एक एलाई नहीं कहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अल्फाज का चुनाव इस सरकारी दस्तावेज में किया गया था। अब जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है कि भारत को भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से यूं लगता है कि डाउनग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका के माशी, सियासी, सफारती और दिफाई तबक्कुआत पे भी पूरा नहीं उतर रहा और अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं कर रहा, और जो बायलैटरल म्यूचुअल बेनिफिशियल नेगोशिएशंस भी हैं टैरिफ पे, उसमें भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो भारत के हवाले से तशवीश में और डिस्ट्रस्ट में अमेरिका में इजाफा हुआ है। रूस के हवाले से जो इंगेजमेंट है सदर ट्रंप की, उसका भी बुनियादी मकसद जो है वो चीन को एक तरह से तनहा करना है, एक मुमकिना
ग्लोबल अलायंस से, जिसके बारे में अमेरिका में तशवीश पाई जाती है कि रूस और चीन अगर मिल जाएंगे तो अमेरिका के दिफाई, माशी, एनर्जी और सिफारती चैलेंजेस में इजाफा हो जाएगा। इसलिए रूस को इंगेज करने के दो मकासद हैं। एक तो ये कि यूरोप के अंदर यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द बंद किया जाए, और दूसरा कि आप चीन को तनहा करें। तो अगर रूस और भारत जो है वो चीन की जानिब ज़्यादा मबजूल और माइल होते हैं, और खुसूसन ब्रिक्स के फोरम पे वो डी डॉलराइजेशन और मुतबादल करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो सदर ट्रंप पहले भी वाजे कर चुके हैं कि इसको वो एक डायरेक्ट थ्रेट समझेंगे अमेरिका के लिए, और वो ममालिक जो कि ब्रिक्स में शामिल होकर डी डॉलराइजेशन का हिस्सा बनेंगे या मुतबादल करेंसी की बात करेंगे, उन पे तो वो 100% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। तो ये एक सीरियस चैलेंज न सिर्फ अमेरिका की दिफाई बल्कि मैं समझता हूं माशी जो डोमिनेंस है उसके हवाले से भी वॉशिंगटन में देखा जा रहा है। अच्छा मोहम्मद साहब, आप जो चाइना की परेड अभी हुई जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी शरीक थे, एक बड़ी आइकॉनिक किस्म की एक पिक्चर भी सामने आई। बिसाइड दैट पिक्चर, क्योंकि उसके ऊपर हम डिस्कशन कर भी रहे हैं, हो भी रही है बहुत ज़्यादा, मेरा सवाल का पहलू ये है कि सर जो परेड है क्या उसको मामूल का पार्ट हम लेंगे कि जी वो एक सेलिब्रेशन थी और वहाँ पर जो है वो पावर शो एक मामूल था। हम भी 23 मार्च को भी परेड करते हैं, 6 सितंबर को भी बाज़ दफ़ा हम पावर शो करते हैं। तो ये जो पावर शो चाइना की तरफ से था, ये सिर्फ पावर शो था, एक एग्जीबिशन इसको हम कह सकते हैं, हथियारों की एक नुमाइश कह सकते हैं, या इसको एक बदलता हुआ चाइना भी कह सकते हैं? क्योंकि चाइना का हमने पिछले कुछ अरसे में ज़रूर ये देखा है कि चाइना बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट में किसी से नहीं है, चाइना बयानबाजी में भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो अब हम बदलता हुआ चाइना इसको कह सकते हैं कि जो हथियारों की नुमाइश भी करेगा, जो दिखाएगा भी मैं कहाँ कहाँ तक मार कर सकता हूँ, बताएगा भी। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए 3 पहलू हैं इस परेड के। पहली बात इसका तारीखी पस मंजर, 80वीं सालगिरह है चीन की आज़ादी की, और इसमें ये बात बताना ज़रूरी है कि चीनी कौम बहुत अरसे तक एक ग़ुलामी उसने मगरबी ताकतों की सही है, और दूसरी जानिब जापान की जानिब से भी बहुत दफ़ा उसके ऊपर बड़े पैमाने पे जाहिरियत की गई है। तो उस आज़ादी और कामयाबी को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक तारीखी पस मंज़र भी है। और चीन के अंदर यकीनी तौर पे इसीलिए मगरबी ताकतें हों या जापान हो, उसके हवाले से एक यूँ कहना चाहिए कि किसी हद तक नफरत तो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक अदम एतमाद पाया जाता है। और अब चीन जो है वो रिकवर कर रहा है अपनी आवाम के सामने भी इस मगरबी एक्सप्लॉयटेशन से और इस इस्तिबदाद से, तो अपने आवाम को भी वो एक सिग्नल दे रहा है कि हम एक बड़ी मिलिट्री ताकत बन चुके हैं। दूसरा पहलू जो है वो इसका तारीखी इस एतबार से है कि बहुत बड़े पैमाने पे आलमी लीडर्स ने, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शामिल थे, वो भी शरीक हुए, और आपने देखा कि रूस के सदर भी उस मौके पे मौजूद थे। तो डेफिनेटली सिफारती और तस्वीराती एतबार से भी इसको इस तरह देखा जा रहा है कि अब कई ममालिक जो कि अमेरिका के दबाव या उसकी पॉलिसियों से जो नाला हैं वो भी चीन के करीब आ रहे हैं। और तीसरा पहलू टेक्नोलॉजिकल था। इस मौके पे कई ऐसे नए हथियारों को उन्होंने पेश किया दुनिया के सामने जो कि अभी तक चीन ने सामने नहीं लाए थे, और जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरफेयर में बिल्कुल गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, अनमैन्ड सबमरीन की बात हो रही है, या और कई हथियारों की बात हो रही है जो कि अमेरिका के बहरी बेड़े के खिलाफ बहुत तेजी से हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, और भी कई ऐसे वेपन्स हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो यकीनी तौर पे मगरबी हलकों और खुसूसन अमेरिका में तशवीश में इजाफा हुआ है तीनों एतबार से, कि एक तो इनकी डिफेंस कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है, डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा हुआ है, दूसरा अब वो उसके बारे में अपोलोजेटिक नहीं है, माजरत खां नहीं है।